देखिए समझिए नाभिक की संरचना क्या है। परमाणु के बारे में पढ़े हैं कि परमाणु गोल होता है, खोखला होता है। परमाणु कैसा होता है? गोल होता है और खोखला होता है। ठीक, बीच में सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसको क्या कहा गया था? नाभिक। अब इस नाभिक की संरचना कैसे हुई है? तो परमाणु की संरचना तो सब लोग जानते हैं कि परमाणु एक क्या है? उदासीन खोखला गोला है जिसके केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये आपका नाभिक कैसा है? धनावेशित। नाभिक होता है कैसा? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नाभिक पर धनावेश होता है, मतलब कि जितना माइनस है उतना ही क्या है? प्लस है। इस प्रकार जो आपका परमाणु है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। अब केवल अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो नाभिक को खोल के तो कोई देखा नहीं है, वो दिखेगा। तो दो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग कल्पनाएं हैं। एक कल्पना है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कल्पना बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। एक और है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। और ये दोनों परिकल्पना नाभिक से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना यह कहता है कि नाभिक का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हुआ है। लग रहा है सही है? ऐसे ही गलत है, ये बाद में गलत सिद्ध भी हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना क्या कहता है कि नाभिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हुआ है। हाँ, दोनों से मिलकर हुआ है। मतलब कि इस परिकल्पना के अनुसार ना नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, जो कि बाद में गलत सिद्ध हो गया और गलत है भी। और इसमें यह भी कहा गया कि जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतना ही संख्या में क्या है? प्रोटॉन है। इसीलिए जो परमाणु है वो क्या है? उदासीन है। लेकिन रदरफोर्ड ने तो यह कहा था कि परमाणु ना उदासीन है, नाभिक तो धनावेशित है। तो अगर इसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है तो या तो नाभिक को धनावेशित होना चाहिए और नहीं तो ऋणावेशित। बात समझ रहे हैं? लेकिन नाभिक कैसा है? धनावेशित। अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा तो धनावेश प्रभावी होगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ऋणावेश प्रभावी होगा। तो नाभिक अगर धनावेशित है तो इस परिकल्पना के अनुसार तो प्रोटॉन उसमें ज्यादा होना चाहिए, तभी तो धनावेशित है। और इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? तो फिर बाद में ये प्रश्न उठा, तो बाकी जो ऋणावेश है वो कहां से मैनेज होता है? क्योंकि पूरा परमाणु तो उदासीन है और यहाँ पर नाभिक कैसा है? धनावेशित। आखिर धन को संतुलित करने के लिए ऋण कहाँ है इसमें? तो ये परिकल्पना पूरी तरह से क्या हो गई? फेल हो गई। इसको तो 9th वाले बता सकते हैं कि फेल है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। दूसरा चीज है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना में यह कहा गया कि नाभिक का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है। इसमें प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये परिकल्पना क्या है? सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक की संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुई है। इसमें प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को, दोनों को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। अगर हम कहें एक न्यूक्लियन ना,
तो एक न्यूक्लियन का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के बोलेंगे न्यूक्लियन। तो ये दोनों तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना क्या है कि नाभिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हुआ है, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं। ठीक है, ये परिकल्पना पूरी तरह क्या है? फेल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना क्या कहता है कि नाभिक की संरचना में नाभिक का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है, और ये सही है, यही माना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन। बेटा इसको अब एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, सुनो ध्यान से, उसमें देखा गया इसके भार के बारे में कहा गया, परमाणु भार। याद है? परमाणु भार। और एक और पढ़े होंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, उसका हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और परमाणु क्रमांक को किसे दिखाते हैं? जेड से। किसे दिखाते हैं? जेड से। जेड मतलब समझ लीजिए पी। प्रोटॉन की संख्या ही क्या है? परमाणु क्रमांक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी आपका परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। नहीं तो जहां कम ज्यादा हुआ तो या तो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव, जबकि परमाणु पर ऐसा कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं तो आवेश आ जाता है। तो परमाणु क्रमांक जेड का मतलब कि प्रोटॉन की संख्या और उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हम परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार को ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, उसका हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? जैसे परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान कहां पर रहता है? नाभिक में ही रहता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो नाभिक का भार है ना, वही परमाणु का भी क्या है? भार है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो परमाणु भार में केवल किसको लिया जाता है? नाभिक को। ये मत कहना कि थोड़ा से इसका नहीं होगा, होगा करेगा, लेकिन इतना कम होता है कि उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लगभग सारा द्रव्यमान कहाँ मान लिया जाता है? नाभिक में, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी तो होता होगा, वो नगण्य माना जाता है। तो इस परमाणु का जो समस्त भार है वो कहां पर काम करता है? नाभिक पर। इसलिए नाभिक का जो भार होता है वही क्या हो जाता है? परमाणु भार। तो परमाणु भार किसे कहेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार तो कंफर्म है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक की संरचना किससे हुई है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। अब इस नाभिक की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। नाभिक की कुछ न कुछ क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो नाभिक की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितना है? आर। अब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि इस नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन वो समानुपाती है किसके? नहीं, परमाणु भार के। परमाणु भार जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियन बोल रहे हैं। दोनों को मिला देंगे तो परमाणु भार P+N परमाणु भार न है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो प्रयोगों द्वारा क्या देखा गया कि नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु भार के समानुपाती है। तो नाभिक का आयतन, यदि हम त्रिज्या r मानेंगे तो नाभिक गोल होता है ना, तो त्रिज्या r मानेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई r समानुपाती हो जाएगा किसके? परमाणु भार के। परमाणु भार होता है a। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब जो परिवर्तन होने वाला है वो r और a है। तो हम कह सकते हैं इसको कि r क्यूब समानुपाती a। मतलब ये हुआ कि नाभिक की त्रिज्या,
नाभिक की उसकी त्रिज्या का घन समानुपाती है किसके? उसके परमाणु भार के, उसके परमाणु भार के। अब यहां से पावर 3 हटेगा तो इधर हो जाएगा 1/3। जिस तरह देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R समानुपाती A का पावर 1/3, R समानुपाती A का पावर 1/3। इधर से 3 हटेगा, माने इधर घन है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो 3 हटेगा तो 1/3। अगर इधर 2 रहता ना तो यहां जाके 1/2, 4 होता तो जाके 1/4 हो जाता। अब R इक्वल टू नियतांक यहां पर आता है R0 A पावर 1/3। ये जो R0 नियतांक है इसको हम बोलते हैं आनुभाविक नियतांक। लिखेंगे जहां R0 एक नियतांक है जिसे आनुभाविक नियतांक कहते हैं। बतियाओ नहीं, आनुभाविक नियतांक कहते हैं। 4/3 पाई कांस्टेंट है और समानुपाती में कांस्टेंट को लिया ही नहीं जाता है। परिवर्तन किसमें होगा? ए बदले, माने आर बदलेगा तो ए बदलेगा ना। 4/3 पाई कहां बदल रहा है? और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो एक तरीका इसका और है लिखने का, जो 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब ये समानुपाती है किसके? ए के। ठीक है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दिया जाए। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू नहीं के लिख देते हैं और के ए हो जाएगा। ठीक है, अब आर क्यूब इक्वल टू ये चल जाएगा नीचे तो 3 हो जाएगा ऊपर, 3 के बटा 4 पाई, 3 चल जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, पाई भी कहां चल जाएगा? नीचे, और ये हो गया ए। तो आर क्यूब ये क्या है? ये नियतांक न है, तो आर क्यूब समानुपाती अब हम ए कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं ए। चलो अगर नहीं इसको लिखना है तो इसी को R0 मान लो, या ऐसे कह सकते हैं कि आर क्यूब इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, क्यूब को हटा देते हैं, पावर 1/3 बन जाएगा 3k/4 पाई पावर 1/3, क्योंकि 3 है तो पावर 1/3, और a का भी पावर 1/3। ये तो नियतांक है 3k/4 पाई। इस पूरे नियतांक को लिखेंगे उपरोक्त में 3k/4 पाई का पावर 1/3, इसी को कह दो R0। और जैसे इसको R0 कहेंगे तो R इक्वल टू R0 a का पावर 1/3। यही चीज यहां भी आया है, समझ रहे हो? पावर 1/3 हो चाहे 2/3 हो चाहे कुछ भी हो, नियतांक है ना है, तो ओवरऑल सारा चीज क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। तो इस पूरे नियतांक को हम क्या मान लिए हैं? R0। R0 क्या है? आनुभाविक नियतांक है। अब इस नियतांक को हम लोग रख लेंगे और a का मान रखेंगे और त्रिज्या क्या हो जाएगा? R निकल जाएगा। तो मेन चीज इस हेडिंग का मेन चीज क्या है कि जो नाभिक का आयतन होता है ना वो परमाणु भार के समानुपाती। परमाणु भार का मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो नाभिक का साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन मान लो तो 15 इसमें है, और कहीं पर 20 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन मान लो, 20 प्रोटॉन और तो वो तो जगह ज्यादा घेरेगा ना, तो इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर परमाणु भार बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। वही आयतन के बदले में लिख दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो नाभिक है वो गोले का आकार का है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समानुपाती परमाणु भार क्या हो गया? ए। ये कांस्टेंट है तो इससे कुछ खास मतलब है नहीं। मेन जो संबंध है वो आर क्यूब और ए में है, वही लिया गया है। और यहां से 3 हटा तो इधर क्या आ गया? 1/3। समानुपाती का चिन्ह गया, क्या आ गया? नियतांक आ गया R0। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से यहां लिख दिया गया है दोनों एक ही चीज। लिखो। अच्छा, ढेर दिन हो गया उल्टा सीधा बोले ना।
चलिए चलो देख लो ध्यान से। देखो जो आनुभाविक नियतांक है, आनुभाविक नियतांक, अब ये नहीं ना दिमाग में चल रहा है कि ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, नहीं नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये अनुभव के आधार पर लिया गया है और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब एकदम सोचो एकदम ओरिजिनल यही है नहीं, ये हाँ लगभग में लिया गया है। तो जो आर नॉट का मान है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो जो आनुभविक नियतांक आर नॉट है इसका मान कितना लिया जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। तो जो हम लोगों का आर है वह सूत्र क्या बन रहा है, आर नॉट ए का पावर 1/3 ना, इस मान को रख देंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, और इंटू a⁻⁻1/3 मीटर। अब चूंकि नाभिक का हम लोग त्रिज्या ले रहे हैं तो मीटर में ना लेके अगर इसको एंगस्ट्राम में लिया जाए, एंगस्ट्राम में लिया जाए, ध्यान से सुनना, मीटर को हम किस में लेके जा रहे हैं, एंगस्ट्राम में। तो R इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और a⁻1/, अब मीटर से जा रहा है एंगस्ट्राम में तो 10⁻10 से गुणा करेंगे, ध्यान देना, और एंगस्ट्राम से ले जाना होता है मीटर में तब 10⁻−10 से गुणा करते हैं। अंतर समझा रहा है, जैसे 1 मीटर में ना, ध्यान से सुनो, 1 मीटर बड़ा होता है, एंगस्ट्राम छोटा होता है, तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होता है और 1 एंगस्ट्राम में 10⁻−10 मीटर होता है। ये दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि नहीं। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻−10 मीटर, मतलब इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, 1 मीटर में 10⁻10 से भाग किए हैं तो यही 10⁻10 जाके ऊपर क्या हो जाएगा, 10⁻−10 हो गया है, समझा रहा है। और जिसको ये लगे कि नहीं 10⁻−10 ही लिखा जाता है, कोई बात नहीं, लिख दो, उससे भाग कर दो 10⁻10 से, अब एक इसमें चल गया तो यही ऊपर जाएगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 10⁻+10। तो ये जरूर देखना कि ले किस में जा रहे हैं, मीटर से एंगस्ट्राम में जाते हैं तो 10⁻10 से गुणा करेंगे, और अगर एंगस्ट्राम से मीटर में जाएंगे तो 10⁻−10 से, इतना ठीक है। तो R इक्वल टू 1.2, अच्छा यहाँ पर 10 के घात +10 है, 10 के घात माइनस, तो 10 के घात -5 कर सकते हैं, और इंटू 10⁻10 नहीं जी, ए है, ए के पावर 1/3, ये आपका हो गया किसमें, एंगस्ट्राम में। तो इस फार्मूले का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, समझे। तो इसको भी लिख लो नीचे, लिखो लिखो इसको दे नीचे लिख लो, आनुभाविक नियतांक आर नॉट इक्वल टू यह, देख के लिखो,
हो गया। अब एक और चीज देखिए, ये तो हो गया एंगस्ट्राम में। अगर इसको फर्मी में चेंज करना चाहें, फर्मी इसमें होता है ना कि देखिए, चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 15 फर्मी होता है। हिंदी में लिख दीजिए, एंगस्ट्राम से भी छोटा होता है। एंगस्ट्राम से छोटा क्या होता है? फर्मी। तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 15 फर्मी होता है। तो इसका उल्टा लिखें कि तब 1 फर्मी में कितना मीटर होगा? तो 10 टू द पावर -15 मीटर। इसका मतलब कहीं अगर 10 टू द पावर -15 मीटर है ना, तो उसको हटा के वहां पर फर्मी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखिए 10 टू द पावर -15 है, इसको हटा दीजिए तो 1.2 और a टू द पावर 1/3। अब ये किसमें हो गया? फर्मी में। और फिर चाहे कि फर्मी से किसमें चेंज कर दें? मीटर में। तो फर्मी हटाएंगे और 10 टू द पावर -15 से गुणा कर देंगे। जिस तरह एंगस्ट्राम में ले आने के लिए 10 टू द पावर -10 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो नीचे एक लाइन इसको भी लिख दो, ये एंगस्ट्राम में, ये मीटर में और ये फर्मी में। और तीनों क्या है? नाभिक का त्रिज्या है। हेडिंग हेडिंग चलो लिखो, नाभिक का घनत्व। हेडिंग, नाभिक का घनत्व निकालेंगे हम लोग। हो गया, नाभिक का घनत्व। आज तो लोग बुलाने पर नहीं आ रहे गेंद छीलने के लिए। नहीं तो एक समय था कि काटना पड़ता था, छीलना पड़ता था, उसके बाद से गन्ने को काट करके सीधा करके और टाली तक पहुंचाना पड़ता था। हाँ बहुत में। उसके बाद से अगर खेत के दूसरे तरफ टाली लगा है ना, तो और मेहनत है। उठा के अपना अपना जितना छीले हैं उतना टाली पर लदवाना पड़ता था। अगर किसी का बुआ था तो उसका बांगला। तो पहले मतलब पहले की तुलना में लोग जो है गाय भैंस को रखना कम कर दिए हैं। पहले ज्यादा लोग रखते थे तो खपत ज्यादा था, अभी लोग कम कर दिए हैं। तो वो आज लोग पैसा दे रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ छीलिए, मतलब भाड़ा पर आ रहे हैं छीलने के लिए। 300 रुपये एक दिन के सर जी। कटाई 300 रुपये एक दिन। हाँ ये है। हो गया नाभिक का घनत्व। और थोड़ा ध्यान सुनो, घनत्व हम लोग पढ़े हैं। देखिए घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा, कई बार हम लोग इसका प्रयोग भी किए हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन, इधर आके गुणा हो जाएगा ना, तो आयतन गुणे घनत्व। इसका मतलब नाभिक का अगर घनत्व निकालना है तो नाभिक का द्रव्यमान पता होना चाहिए और नाभिक का आयतन पता होना चाहिए। तो नाभिक का द्रव्यमान तो हम लोग जानते ही है, परमाणु भार है। नाभिक का द्रव्यमान क्या है? परमाणु भार। तो यहां पर यदि नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या इसलिए फिर माना जा रहा है ना क्योंकि आयतन निकालना है। तो यदि नाभिक की त्रिज्या r तथा परमाणु भार, इसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या a हो तो सूत्र जानते हैं आयतन का। तो नाभिक का आयतन v = 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि r = r0 a टू दी पावर 1/3, तो उस हिसाब से v तो बदल जाएगा। 4/3 पाई
आर के बदले में आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो पूरे का पावर 3 नहीं जी, ये तो आर के बदले में आया है, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट का पावर 3 हो जाएगा, आर नॉट के पावर 3, और ए का पावर देखिए 1/3 है और उसका पावर 3 होगा ना, तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो 1/3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कट जाएगा और कट के केवल ए बचेगा। ये निकल गया आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या घनत्व का सूत्र ही इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1, और इसको मान लीजिए 2। ठीक है, तो ये हम लोग का मिल गया आयतन, एक चीज निकल गया। द्रव्यमान हम लोग ए जानते ही हैं, तथा यहां पर तो मान ही लिए हैं जी, परमाणु भार द्रव्यमान क्या है ए है, लिखेंगे घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान ए, द्रव्यमान क्या हो गया ए, और आयतन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब बाई ए से ए कैंसिल, और थर्ड बटा जो 3 है ये चल जाएगा ऊपर। घनत्व को किससे दिखाया गया है, घनत्व को रो से दिखाया गया है, देखिए घनत्व किससे दिखाया गया है, रो से, तो थर्ड बटा जो 3 है वो चल जाएगा ऊपर, तो 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, और आर नॉट का मान तो पता है, देख रहे हैं आर नॉट का मान पता है, तो अगर आर नॉट का मान हम लोग रख देंगे तो रो का मान निकल जाएगा ना, रो इक्वल टू 3/4 पाई का मान 3.14 और इंटू आर नॉट का मान 1.2 इंटू -15। अब इसको हल कर देंगे, अच्छा क्यू है, चलिए क्यू हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, नाभिक का क्या निकलेगा, घनत्व निकल जाएगा। तो नाभिक देख, घनत्व का कोई नया फार्मूला तो है नहीं, पुराना वाला ही है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हम लोग ए जानते ही है परमाणु भार, और आयतन हम लोग निकाल लें क्योंकि त्रिज्या हमको पता है, तो आयतन भी का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर के बदले में ये होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो 4/3 पाई वही है, बस आर के बदले में आर नॉट ए टू द पावर 1/3, अब पूरा का पावर 3 हो गया, आर नॉट का पावर 3 हो जाएगा, और ए का पावर 1/3 है, उसका पावर 3 है, तो घात से घात गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल ए बच जाएगा। अब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान मतलब कि ए और बटा आयतन, आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब नॉट ए से ए कैंसिल, नीचे का 3 चल जाएगा ऊपर, 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, इसमें आर नॉट का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, घनत्व निकल जाएगा। तो लिखिए माना रखने पर रो इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, यही रिजल्ट प्राप्त होगा। रखने पर रो इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब प्राप्त होता है। हो गया नाभिकों का वर्गीकरण। अब जो अगला हेडिंग है वो है नाभिकों का वर्गीकरण। थोड़ा शांत होकर सुन लो ध्यान से, अब बतियाने का समय नहीं है। हाँ, नाभिकों का वर्गीकरण कितना खतरनाक चल रहा है। नाभिकों का फेरा जाएगा, नाभिकों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए नाभिक 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के नाभिक 3 तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है समस्थानिक
9 में छोटी की मात्रा हाँ समस्थानिक, समस्थानिक। दूसरा होता है समभारिक, इनमें तो मास्टर हो तुम लोग, समभारिक। तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। ध्यान से सुन लो, जितना पढ़ो थोड़ा उससे ज्यादा जानेंगे इसमें। समस्थानिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे तत्व या किसी तत्व के मतलब ऐसे तत्व हो जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, या एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जैसे सबसे फेमस है 1H1 1H2 1H3, हो गया 1H3। ये नीचे आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है, ऊपर हो गया परमाणु भार। तो इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये भी हाइड्रोजन ही है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 और ये भी परमाणु क्रमांक 1 है। अब ये एक ही हाइड्रोजन के 3 भाग हैं। एक ही हाइड्रोजन के कितने भाग हैं, 3 भाग। इसको बोलते हैं साधारण हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, साधारण हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं भारी हाइड्रोजन। और ये तीसरा वाला है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो आवर्त सारणी में ये अलग अलग नहीं है, एक ही जगह है। कारण ये है कि इनका परमाणु क्रमांक बराबर है, और परमाणु क्रमांक बराबर होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है। और वो कितना है, 1 है। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन इसमें 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है, 1 है। और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अंतर हो जाता है न्यूट्रॉन की संख्या में। किसमें अंतर होता है, तो जो प्रोटियम है पहले वाले में देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, द्रव्यमान में इनका वजन बराबर होता है, गिनती में नहीं। इनका वजन, द्रव्यमान इनका बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, प्रोटॉन भी एक ही है। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ना परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 2 में से घटा देंगे, हो जाएगा। तीसरे वाले में E = 1, P = 1, N = 2। द्रव्यमान बराबर, पहले तुम सुनो ध्यान से। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हम संख्या नहीं कहें कि प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन के बराबर होगा, संख्या की बात नहीं हुई है, द्रव्यमान की बात हुई। दोनों का वजन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान लगभग समान होता है। ये मत सोचना कि जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकला है और बाहर से अंदर नहीं आया है, तब सामान्य अवस्था में ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भारों के अनुसार बराबर होते हैं, परमाणु भार के अनुसार। कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, कहाँ से कहाँ तुम जा रहा हो, रुको जी रुको। जैसे बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। लेकिन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में ज्यादा का अंतर नहीं होता है वजन में, भार में। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भार का अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता है। लेकिन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में भार का उतना ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत कम का अंतर होता है। तो यही कहा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल अलग होता है। इसका होता है 1.67 से शुरू होता है, इसका होता है 9.1 से शुरू होता है। दोनों में काफी अंतर होता है, गिनती अलग है, दोनों का द्रव्यमान अलग है। तो ध्यान से समझना, संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं हमेशा, न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसके अलग अलग होने से कई सारी चीजें इसमें बदल जाती है। देखो, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है,
न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो न्यूट्रॉन के अलग अलग होने से इनके भौतिक गुण बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन के अलग अलग होने से इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और भौतिक गुण में क्या आता है, गलनांक क्वथनांक हो सकता है। गलनांक क्वथनांक ये दबाव जितना बनाते हो सकता है कि तीनों अलग अलग प्रेशर बनाते हो। तो ताप, दाब, आयतन, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। तो न्यूट्रॉन के अलग होने से इनके भौतिक गुण बदलते हैं। एक चीज और जानो कि न्यूट्रॉन कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग लेता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो बॉन्ड बनते हैं और नए नए पदार्थ बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और देख रहे हैं कि तीनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है। तीनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इनके रासायनिक गुण बराबर होंगे। इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। भौतिक गुण क्यों अलग अलग होंगे? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, भौतिक गुण अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो रासायनिक गुण बराबर हो गया। तो एक चीज और है, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो पहले वाला का भी 1s1 होगा, दूसरे का भी 1s1 होगा, तीसरे का भी 1s1 होगा। तीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसलिए ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से होता है। अब परमाणु क्रमांक तीनों का बराबर है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इनमें क्या अंतर है, अंतर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इनमें समानता क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। और रासायनिक गुण इसलिए समान होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर है। और इनके रासायनिक गुणों में जो है अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसलिए मुश्किल काम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इसलिए इसके रासायनिक गुण लगभग पूरा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये समस्थानिक की एक तरह से कहें तो विशेषताएं हैं। ऑक्सीजन का भी होता है समस्थानिक, 8 ऑक्सीजन 16 होता है और 8 ऑक्सीजन 17 भी दिया है ना, और 8 ऑक्सीजन 18 देख रहे हैं। तीनों अलग अलग है कि नहीं? तीनों का परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, बराबर है। तो परमाणु क्रमांक बराबर मतलब कि तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। अब इसमें अलग अलग कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 8 होगा। इसमें अगर न्यूट्रॉन देखा जाए 17 में से 8 हो गया तो 9। और यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या देख रहे हैं अलग अलग है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनका अगर आपस में तुलना किया जाए ना तो इनका भौतिक गुण अलग अलग होगा और रासायनिक गुण बराबर होगा। क्योंकि रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और वो बराबर है तो बराबर है, तो रासायनिक गुण इनका क्या होगा, समान होगा, और इनका भौतिक गुण क्या होगा, भिन्न होगा। अगर इनको आवर्त सारणी में देखा जाए तो तीनों एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो जाएगा। क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 2p4 8 है ना, परमाणु क्रमांक है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। अब चाहे इसका लिखो तभी वो इतना ही आएगा, यह लिखा जाएगा तभी इतना ही आएगा, इसका लिखेंगे तभी यही आएगा। तो इनकी विशेषताएं अगर पूछा जाए कि समस्थानिकों की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहली विशेषता यही होगी कि आवर्त सारणी में ये एक ही स्थान पर है। आवर्त सारणी में ये एक ही स्थान पर है। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये समानता में है। इनके भौतिक गुण समान होते हैं, हाँ रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होता है। ठीक है, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग। और भौतिक गुण किसके कारण अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन के कारण। और रासायनिक गुण किसके कारण समान होते हैं, तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता है। लिख लीजिए इसको। थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, मान लो कि तुम्हें लोगों को परीक्षा देना है। संभारिक देखो, संभारिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो
उन्हें क्या बोलते हैं? संभारिक। जैसे 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। इनका देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु क्रमांक देख रहे अलग अलग है, इनका परमाणु भार समान है। परमाणु भार समान होने का मतलब है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल समान हो जाना। ये मत समझो कि प्रोटॉन भी बराबर और न्यूट्रॉन भी बराबर, नहीं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल क्या है? समान हो जाना। जैसे इस कार्बन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा, न्यूट्रॉन 14 में से 6 गया तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। इस नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 14 में 7 गया तो 7। सुनो ध्यान से, हम जान रहे हैं इसको तुम लोग हल्के में ले रहे हो, संभारिक समस्थानिक हम समझ रहे हैं इस बात को, ऐसी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। अभी एक बड़ा डेरिवेशन होगा, सब लोग साइलेंट हो जाओगे, बोलने पर नहीं बोलोगे, हम जानते हैं। हाँ पूछेंगे तो नहीं बोलोगे। इसको अब जान ही रहे कि अब हल्का है तो पढ़ लो, ये भी पढ़ना ही है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8 और नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी 7। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल देखा जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल तो दोनों 14 है। लेकिन ये मन में मत भ्रम पाल देना कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर, ऐसा नहीं, दोनों का योगफल क्या है? समान है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? संभारिक। जैसे 1H3, एक और समस्थानिक होता है हीलियम का 2H3, हीलियम का भी तो समस्थानिक होता है, 2H4 भी होता है और 2H3, हीलियम का होता है 2He4 और 2He3, ये आपस में तो समस्थानिक है, आपस में क्या है, लेकिन हाइड्रोजन से तुलना करा देना तो ये संभारिक हो जाते हैं। देख रहे हैं परमाणु भार इसका क्या है? बराबर ना है। परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनका परमाणु भार क्या है? बराबर है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन निकाले, न्यूट्रॉन 2 हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2, न्यूट्रॉन हो गया 1। तो इनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल 3, यहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल 3, तो संभारिक है। अब इसकी विशेषता कुछ खास नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो है भौतिक गुण बराबर होगा, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं अलग अलग है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रासायनिक गुण समान होगा। तो संभारिकों में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इनमें कोई समानता नहीं होती है। इसका सिर्फ एक ही चीज समान होता है, परमाणु भार, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसकी विशेषता में कुछ खास नहीं लिखा जाएगा। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को 2 भाग में बांट देंगे, विशेषता हो गया। विशेषता में क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि इनका परमाणु भार समान होता है। दूसरा, इसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ खास इसमें नहीं है। हम मेन था ये समस्थानिक कि भौतिक गुण बराबर नहीं, भौतिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण समान। और तीसरा होता है सम न्यूट्रॉनिक। तीसरा क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे 1H3 ये रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन है और हीलियम 2He4, हीलियम 2He4। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1, प्रोटॉन भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितना? तो 3 में से 1 गया तो 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन भी 2, न्यूट्रॉन के लिए घटा देंगे, 4 में से 2 गया तो देखिए दोनों बराबर हो गया। तो इसमें केवल क्या बराबर है? और न्यूट्रॉन के बराबर होने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, भौतिक गुण समान हो सकता है, होता भी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन इसका जो मेन गुण है रासायनिक गुण, वो बिल्कुल क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इसमें भी कुछ खास मतलब
इसकी विशेषता नहीं है। हाँ, एक विशेषता जरूर है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, बाकी इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है। दूसरा चीज कि देखो ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, तो हम ये हमेशा नहीं कह सकते हैं कि इसके भौतिक गुण बराबर होंगे। और जो समस्थानिक में जो लॉजिक चल रहा था उसमें तीनों तत्व एक ही थे, समझ रहे हैं, तो वहां नहीं बदल रहा है, देख रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो जब तीनों एक ही तत्व है तो भौतिक गुण तो एक ही होगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, दोनों तत्व अलग अलग हो गए तो गुण इनके अलग अलग होंगे। इसमें समानता सिर्फ एक ही है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है, बाकी हर चीज इसका क्या है, अलग अलग है। तुम देखो ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये अक्रिय है, काफी ज्यादा अंतर है ना। ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, ये क्रिया कर सकता है, एक्टिव है ये। तो इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिर्फ एक ही चीज बराबर होता है, वो क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो संभारिक में परमाणु भार बराबर होता है और इसमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। बाकी इसके बहुत मतलब विशेष कोई विशेषता नहीं है। जो मेन विशेषता वो किसका है, समस्थानिक का है। लिखिए हेडिंग क्या लिखे है, संभारिक। हो गया प्रतिकण। देखिए प्रतिकण, ध्यान से सुनो। मूल कण सभी लोग जानते हैं, हाँ, मूल कण केमिस्ट्री में पढ़ा गया था 11 में कि परमाणु की संरचना 3 मूल कणों से मिलकर हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूल कण का मतलब कि ऐसे कण जो किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बने हो। अब तक तो यही रिसर्च में सामने आया है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो अब तक यही समझ में आया है कि सबसे छोटे कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तक ये नहीं पता चला है ना कि ये किससे मिलकर बने हैं, मतलब कि अभी ये क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बोला जाता है मूल कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, मूल कण, क्योंकि ये किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बने हैं अब तक के रिसर्च के अनुसार। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब अगर कोई ऐसा कण हो जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो और प्रकृति विपरीत हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना, माइनस में। अगर एक ऐसा कण हो जो इसके एकदम क्या हो, विपरीत हो, उसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो, तो वो कण जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो वे कण जो किसी दूसरे कण में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिकण। एंटी पार्टी का एंटी पार्टी, समझे। तो यह कण देखो, अगर इस कण में टकरा करके दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एंटी कण कहलाएंगे, मतलब कि प्रतिकण, एंटी पार्टिकल कहलाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण होता है ना, वो होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है, पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन भी नष्ट, पॉजिट्रॉन भी नष्ट। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही थोड़ी होता है, प्रोटॉन का भी प्रतिकण होता है, न्यूट्रॉन का भी प्रतिकण होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वो होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का एंटी कण, प्रोटॉन का एंटी जो पार्टिकल है वो होता है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन।
फोटान का भी होता है जी, फोटान भी तो कण है, तो फोटान का होता है एंटी फोटान, सबसे आसान है, उसी में एंटी लगा के मान तो चलो। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, फोटॉन का एंटी फोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉजिट्रॉन से टकराएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से अपना विनाश कर लेंगे। एक प्रोटॉन एक एंटी प्रोटॉन से टकराएगा तो भी आपस में क्या हो जाएंगे? पूर्णतः विनाश कर लेंगे। ये सब आपस में टकरा करके अपना विनाश कर लेते हैं। तो लिख लेंगे नीचे, इसको लिख देंगे कण, ये है प्रतिकण। हाँ हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो। टाफी, अब का टाफी खाएगा। टाफी का समय व्यतीत हो चुका है। रूल नहीं, फिर रूल का लिए लगा, कह देगा 30 रुपया का, बैठा देगा भाठा। नहीं, बस ये उतार के उतारो। कल हम लोग आइंस्टीन को पढ़ेंगे फिर से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ही पढ़ोगे। परमाणु बम पढ़ना, भी हाइड्रोजन बम पढ़ना है, बनाने की विधि तले बहुत ज्यादा नहीं बचा है। हाला कर रहे, खाली हाला करते हो तुम लोग जी में एक ही काम है, हाला करना बस। हो गया तो फिर जाएं अपने अपने घर को प्रस्थान करें। द्विचक्रीय वाहन से, हाँ, अपने द्विचक्रीय वाहन से।